Good afternoon, students. So we were doing chapter 12, biotechnology and its applications. And in that we have studied till the medical applications of biotechnology in medicines. This and applications of biotechnology in agriculture. This was finished. So in agriculture we have studied agriculture में बायोटेक्नोलॉजी का यूज कैसे होता है हमने पढ़ा है by the making and creation of bt plants, bt cotton plants, and we can say also development of roundworm resistance plant. तो राउंडवॉर्म रेजिस्टेंस प्लांट्स बनाकर इंसेक्ट रेजिस्टेंस यानी बीटी कॉटन रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाकर हमने एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का यूज पढ़ लिया। और राउंडवॉर्म इन्फेस्टेशन जो टोबैको के रूट्स में लगता है उन वर्म्स को भी हमने उनसे भी रेजिस्टेंट प्लांट्स बना लिए। और ये कुछ 7 ऐसी एरियाज होते हैं जिनमें हम बायोटेक्नोलॉजी से बेटर कर सकते हैं क्रॉप्स को, या तो हम बेटर नाइट्रोजन फिक्सेशन करके न्यूट्रिशन क्वालिटी बढ़ाकर उसमें कोई ऐसी विटामिन या एसेंशियल थिंग इन जीन डालकर, या बायोटिक स्ट्रेस को टॉलरेट करने की चीजें डाल उसमें कैरेक्टर्स डाल दें, जैसे ठंड में भी पौधा रह सके, ड्रॉट में भी, सॉल्ट में भी। और केमिकल पेस्टिसाइड पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप बना सके, पोस्ट हार्वेस्टर लॉसेस कम करवाना, ये सब कुछ ऐसे मेथड है जिनसे हमने एग्रीकल्चर में यूज किया है। नेक्स्ट हमने देखा कि कुछ ऐसे कई सारे ऐसे प्लांट्स बनाए भी गए हुए हैं। यहाँ पे डायग्राम्स हैं उन प्लांट्स के जो जेनेटिकली इंजीनियर से बनाए गए हैं। पेस्ट रेजिस्टेंस में बीटी कॉटन का पूरा स्टोरी हमने समझा है। एंड इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन कैसे क्रिस्टल प्रोटीन इंसेक्ट्स को किल करता है आफ्टर इंजेस्टिंग। जब भी कोई इंसेक्ट प्लांट के मटेरियल को इनगल्फ करता है तो उसके इंटेस्टाइन में पोर्स बनते हैं और वो इंटेस्टाइन ब्रेक हो जाती हैं। और एमआरएनए इंटरफेरेंस से कैसे वॉर्म से बचाया जा सकता है, राउंड वर्म जो कि रूट्स में इन्फेक्शन करते हैं उनको उनकी ग्रोथ को रोककर राउंड वर्म्स का ग्रो होना रोका जा सकता है। देन हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की कल वाले लेक्चर में बात करी थी, जिसमें हमने देखा था कि इंसुलिन थ्रू बायोटेक्नोलॉजी भी बनाया जा सकता है इकोलाई को यूज करके, रिकॉम्बिनेंट इकोलाई में इंसुलिन की जीन डालकर, जो 1983 में सबसे पहले एली लिली अमेरिकन कंपनी ने भी डिस्कवर किए थे ये मेथड। और इसमें ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड दोनों की अलग अलग जीन्स को अलग बैक्टीरियाज में डालकर उनको फिर आइसोलेट करके कल्चर में ग्रो कराकर उनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनाकर उनको मैच्योर इंसुलिन के फॉर्म में, फंक्शनल इंसुलिन, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन के फॉर्म में क्रिएट कर दिया जाता है। और जो नेचुरल इंसुलिन होता है उसमें वो भी हमारी पैनक्रियाज में इस फॉर्म में रिलीज होता है। ए चेन और बी चेन जो होती हैं वो एक इनएक्टिव होती हैं क्योंकि वो सी चेन से जुड़ी रहती हैं। तो अगर हम सी चेन को अलग कर देते हैं, सी पेप्टाइड को अलग कर देते हैं, तो वो एक्टिवेट हो जाता है। हमारे अंदर भी ये प्रोसेस की जाती है। तो इसीलिए हमने इकोलाई में जब बनाया तो हमने सी पेप्टाइड का कोई उसमें स्कोप ही नहीं रखा, हमने सिर्फ बी चेन को और ए चेन के जीन्स को प्लाज्मिड में डाल दिया बैक्टीरिया के, और उन प्लाज्मिड्स को जब हमने बैक्टीरियाज में ट्रांसफॉर्म कर दिया और उन बैक्टीरियाज को जब हमने ग्रो करवाया अलग अलग सेपरेटली, तो हम वी चेन्स मिल गई बहुत लार्ज अमाउंट में, ए चेन्स मिल गई लार्ज अमाउंट में, उनसे हमने इंसुलिन, उन बैक्टीरिया से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करा के और फिर इन दोनों के बीच में डाइसल्फाइड ब्रिजेस बना दिए और हमें मैच्योर इंसुलिन मिल गया। वी गॉट द मैच्योर इंसुलिन। तो इस तरीके से जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन हमने कल समझा था। और एक और चीज समझी थी जीन थेरेपी, कि किस तरीके से डिफेक्टिव जीन हम किसी चाइल्ड या एम्ब्रियो के बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने से उसके अंदर करेक्ट जीन डाल सकते हैं। जैसे कि 4-year-old गर्ल में भी डाली गई है एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी की जीन, जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट से हमने उसकी ये जेनेटिक डिसऑर्डर खत्म करी है, सही करी है। मतलब एडीएड जो एंजाइम होती है वो आपका इम्यून सिस्टम के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इम्यून सिस्टम को क्या करा जाता है, मजबूत बनाने के लिए इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। सीवियरली कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम सीवियरली कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी से हटाने के लिए उसको हमने करेक्ट जीन डाल देंगे एडीए की लिम्फोसाइट्स में, और फिर उन लिम्फोसाइट्स को
फंक्शनल एडीए जीन के साथ उनके सीडीएनए जो डाले हैं हमने, थ्रू रेट्रोवायरल वेक्टर हम उन सेल्स को डेवलप करा लेंगे, फंक्शनल लिम्फोसाइट्स को, जिनमें फंक्शनल वाला एडीए होगा। और इस वाली सेल्स को जब हम थेरेपी करेंगे, इसको वापस पेशेंट में डाल देंगे, तो पेशेंट हेल्दी हो जाएगा। जिसमें पहले एडीए वर्क नहीं कर रही थी, अब उसमें सही वाली हेल्दी एडीए चली जाएगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं सेल्स आर बीइंग ट्रांसप्लांटेड इनटू द पेशेंट, द पेशेंट नाउ हेल्दी, इसका इम्यून सिस्टम सही हो जाएगा। पहले इसमें एडीए जीन नहीं थी, एडीए एंजाइम का डीएनए नहीं था। रेट्रोवायरस हमने इन सेल्स के अंदर इस एडीए जीन को, सीडीएनए को डाल दिया। पेशेंट के सेल्स में ये जा चुकी है और इन पेशेंट्स के इन सेल्स को फिर जेनेटिकली अल्टर्ड सेल्स को पेशेंट में डालकर उसे ट्रीट किया। आज हमारा टॉपिक मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के ऊपर है। टेक्निक्स ऐसी जो हम समझने के लिए, ये पता लगाने के लिए यूज करते हैं जिससे कि कौन सी बीमारी किसी ह्यूमन को है, ये पता चलता है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम ये भी पता कर सकते हैं कि एक तरह से ये हमें हेल्प करने में भी काम आ सकता है, पहचानने में कि कौन सा बीमारी से कोई पर्सन इन्फेक्टेड है। तो डायग्नोसिस वही होता है, डायरेक्ट डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ डीएनए, वी कैन से एम्प्लीफिकेशन इज डन थ्रू द पीसीआर मशीन। पीसीआर इसमें काम आता है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसेस, एलाइजा की टेक्निक इसमें काम आते हैं। तो with this we can early diagnose the disease in any individual. Treatment of disease be effective. Early diagnosis and अंडरस्टैंडिंग पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर जितनी जल्दी कोई बीमारी पकड़ में आएगी उतनी जल्दी उसका इलाज शुरू हो सकता है। तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज, अभी जो इतना कोरोना वायरस का इतना महामारी ये सब फैला हुआ था, तो इसके अंदर ऐसे किट्स डेवलप करे गए ना, ऐसे कुछ किट्स बनाए गए जिनसे बहुत जल्दी कम आवर्स में, 4 घंटे में, 10 घंटे में पता लग जाए कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। उसी टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट है ये अर्ली डायग्नोसिस। कन्वेंशनल मेथड डिटेक्ट करता है पैथोजन को, तभी कर पाते हैं पुराने मेथड से डिटेक्ट, तो जबकि उसका नंबर बढ़ जाए। पर हम इसका चांस नहीं ले सकते ना, अगर नंबर बढ़ गया है वायरस वगैरह का, तो बॉडी में तो सेल्स को इन्फेक्शन हो जाएगा और लंग्स तक पहुंच जाएगा, तो फिर इलाज करने का क्या फायदा, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पता करने के लिए हम ऐसे कुछ मेथड्स होते हैं डीएनए टेक्नोलॉजी के, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के, जिनसे जल्दी पता लगा सकते हैं हम बीमारी का, पैथोजन का, उसके डीएनए के थ्रू पता लगा सकते हैं, उसका डीएनए डिटेक्ट करके। ऐसी पर्टिकुलर किट्स बनाई जाती हैं, ऐसी पर्टिकुलर डायग्नोसिस की किट्स बनाते हैं जिसमें डीएनए टारगेट होता है, आरएनए टारगेट होता है ऑर्गेनिज्म का। एक इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, पहला ही सिग्निफिकेंस तो बता ही दिया कि पीसीआर पैथोजन को तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हम पीसीआर से देखेंगे कि पीसीआर में कैसे, आज का हमारा यही टॉपिक है पीसीआर का डायग्नोसिस, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस समझना। कल हमने जो पढ़ा था जीन थेरेपी, वहां तक हमारा क्लियर हो गया था, और आज हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस समझ रहे हैं। ये टेक्निक्स यूज होती है डायग्नोस करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, डिजीजेस को डिटेक्ट करने के लिए कि कितने रिस्क है, एंड ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी थेरेपी काम करेगी इंडिविजुअल पेशेंट के लिए। ट्रीटमेंट किसी भी डिजीज का इफेक्टिव होता है और तभी वो ज्यादातर सही कर पाएगा अगर वो जल्दी टाइम में या अर्ली डायग्नोसिस उसकी हुई है, क्योंकि इससे हम समझ पाएंगे कि वो कम नुकसान पहुंचाएगा। अगर हमने अर्ली स्टेज में किसी बैक्टीरिया या वायरस को डिटेक्ट कर लिया तो हम जल्दी दवाइयां शुरू कर देंगे, तो हमारी बॉडी में डैमेज क्या होगा, बहुत कम। तो इस वजह से डायग्नोसिस हेल्पफुल होता है। कन्वेंशनल मेथड डायग्नोसिस का होता है, पुराना मेथड जो है उससे या तो हम ब्लड टेस्ट करके डायग्नोस करते हैं या तो हम यूरिन टेस्ट करते हैं, और भी टेस्ट होते हैं जिनसे हम बीमारी का पता लगाते हैं। पर अर्ली डायग्नोसिस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू यूज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक किट्स हैं जो डेवलप करे गए हैं जिनसे हम बहुत जल्दी ही पता लगा सकते हैं कि कौन सी बीमारी से कोई पर्सन सफर कर रहा है।
Then conventional methods detect presence of pathogens, bacteria, virus when disease is well established and produce disease symptoms. Pathogen high in the body, जो पुराने सिस्टम्स थे उनका कुछ ड्रॉबैक था, उनका ड्रॉबैक यही था कि वो तब तक पॉजिटिव नहीं आते थे जब तक वो ज्यादा अमाउंट में ग्रो नहीं हो जाते थे। तो हम क्यों कोई डेडली पैथोजन है तो हम उसका वेट नहीं कर सकते ना कि वो पहले लार्ज नंबर में हो जाए फिर हम उसके इलाज करेंगे, नहीं, वी कैन नॉट डू दैट। हमें अर्ली डायग्नोसिस चाहिए तो हमें मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करवाना पड़ेगा। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जैसे पीसीआर मेथड है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो हमने 11th चैप्टर में भी पढ़ा, जो डीएनए को डबल करने के काम आता है। मल्टीपल कॉपीज, बिलियन कॉपीज बना सकते हैं हम इस पीसीआर मशीन से। तो ये डिटेक्ट करता है पैथोजन को इवन एट वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन। अगर हमारे कहीं पर भी ब्लड में, सीरम में कोई पैथोजन मूव सर्कुलेट हो रहा है तो हम उसको अगर अपने उसका डीएनए अपने ब्लड सीरम से जिस भी तरह के आरएनए डीएनए उनको अगर है उनको एम्पलीफाई कर ले और फिर हम उनसे पर्टिकुलर प्रोब से उन्हें एक्ट करवाएं, यानी कि हम उनसे कॉम्प्लीमेंट्री स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स को पेयर करवाएं, तो हमें पता चल जाएगा ना डेंगू वायरस का ये डीएनए है या फिर ये कोई स्वाइन फ्लू का डीएनए है, या ये पर्सन किस चीज से इन्फेक्टेड है। क्योंकि हमारे पास डीएनए रहेंगे, पीसीआर से हमने उनका नंबर बढ़ा लिया, अब हम उनकी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से, स्पेसिफिक डीएनए से पेयर करा के हम उस एजेंट का पता लगा सकते हैं कि बीमारी किस लिए हुई है। एचआईवी का इवन हम एचआईवी इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो एड्स करता है उसका भी ऐसे ही डिटेक्ट कर सकते हैं। इसको डिटेक्ट करने के लिए मेथड जो पिछले स्लाइड में नाम दिया हुआ था एलाइजा बोला जाता है। इट इज कॉल्ड एलाइजा, ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसमें एंजाइम और सबस्ट्रेट की रिएक्शन से हमें मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस किया जाता है। एचआईवी वायरस के कुछ स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं जो एंटीजन की तरह काम करते हैं, और एचआईवी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होती हैं जो किसी पहले से रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं। तो उन एंटीबॉडीज को हम एंजाइम से लिंक कर देते हैं, एक एंजाइम से लिंक कर देते हैं, और इस एंजाइम को किसी पर्टिकुलर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट से एक्ट करवाया जाता है। जहां जहां पर ये एचआईवी स्पेसिफिक एंटीबॉडी, अगर हमारे किसी पेशेंट के ब्लड में एचआईवी पॉजिटिव कोई आना है जिसको इसके अंदर वो एंटीजन मिलेगा, यहाँ अटैच हो रखा है एंटीजन तो एंटीबॉडी के ऊपर, तो ये जो एंजाइम होगी जो एंटीबॉडी से लिंक है और वो एचआईवी एंटीजन से भी लिंक्ड है, जब इसमें सबस्ट्रेट का रिएक्शन करवाया जाएगा तो वो कलर्ड प्रोडक्ट देगी। If it is attached to the kit, it will produce the color, and if it is not attached, so then it will not produce the color. So on the basis of this color production, we can say that person is positive or negative. Detect mutation in the genes in suspected cancer patient. ऐसे कैंसर पेशेंट भी बहुत जल्दी अर्ली स्टेज पे हम डिटेक्ट कर सकते हैं थ्रू पीसीआर मेथड। डिटेक्ट मेनी जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटेक्ट कर सकते हैं। पीसीआर रिक्वायर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए टैग विद रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल टू हाइब्रिडाइज द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन क्लोन्स। पीसीआर से हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को हाइब्रिडाइज, जैसे मैं बता रही थी, हाइब्रिडाइज कराकर और फिर उनको डिटेक्ट कराया जा सकता है। फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन द नेक्स्ट स्टेप ऑटो रेडियोग्राफी। हाइब्रिडाइजेशन के बाद उसे हम चेक भी करना पड़ेगा कि कहाँ पर पेयर हुआ है, और ऑटो रेडियोग्राफी से फिल्म पे उसका निशान देखना पड़ेगा। क्लोन विद म्यूटेटेड जीन्स नॉट अपीयर इन द फोटोग्राफ। ऐसी जीन्स जिनके अंदर कुछ डिफेक्ट है, वो म्यूटेटेड जीन होंगी, वो ऑटो रेडियोग्राफ में नहीं दिखेंगी, तो हम उस जेनेटिक प्रॉब्लम या कैंसर को डिटेक्ट कर लेंगे। जहाँ पर पेयर नहीं हुआ वहां पर हम डिटेक्ट कर लेंगे देयर इज अ म्यूटेशन, तभी डिटेक्ट नहीं। प्रिंसिपल ऑफ पीसीआर, पीसीआर का प्रिंसिपल यहाँ दिया हुआ है। क्लिनिकल सैंपल लिया हमने, उससे हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट करवा लिया, एम्पलीफाइड टारगेट डीएनए, उसको लार्ज अमाउंट में बढ़ा लिया, और फिर हमने प्रोब्स डाल दिए। When we attach the probes, so then they will उसके बाद डिटेक्ट करवा लिया डिटेक्टर सिस्टम में कितने प्रोब्स डिटेक्ट हुए पेयर्ड फॉर्म में। एलाइजा दूसरा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है, ये भी हम बता चुके कि एक पूरी किट जैसी होती है, वेल्स उसमें बने हुए हैं, आप देख भी रहे हो कि स्मॉल माइक्रो वेल्स यहाँ पे बने हुए हैं जिसमें माइक्रोपिपेट से हम सैंपल डालते हैं सीरम का, और किसी भी पेशेंट के सीरम को हमने इसमें डाला है
एलाइजा हम इसका करना चाहते हैं, वी वांट टू डिटेक्ट द एंटीजन है कि नहीं है। डायग्नोस्टिक, इट इज फॉर डायग्नोस्टिक ऑफ एंटीजन फॉरेन सब्सटेंसेस, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन और एंटीबॉडी, अगर एंटीजन होंगे तो उसके अंदर तो तनिक, यानी अगर वो पॉजिटिव है कोई पेशेंट, तो उसको एंटीबॉडी से एक्ट करके हम देख सकते हैं। वी कैन सी। तो एलाइजा पैथोजन का प्रेजेंस डिटेक्ट कर लेती है। ये यहाँ पे नहीं लग पा रहा है। एलाइजा पैथोजन का प्रेजेंस डिटेक्ट कर लेती है एंटीजन्स में, एंड ग्लाइकोप्रोटीन और एंटीबॉडी सिस्टम से पैथोजन को डिटेक्ट करके हम इसमें कलर प्रोडक्शन से देख सकते हैं कि कौन से ऑर्गेनिजम्स इसमें हैं, कौन से नहीं है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कुछ बनाए हुए हैं थ्रू बायोटेक्नोलॉजी, दे आर ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हम कुछ ऐसे एनिमल्स, जैसे कि ये रोजी काओ यहाँ बनाई है, एक ऐसी काओ जिसके मिल्क में ह्यूमन का लैक्टल ब्यूमिन जो होता है वो प्रोटीन प्रेजेंट होता है हाई अमाउंट में। लैक्टल ब्यूमिन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि मदर के मिल्क में होता है। तो ऐसे बच्चे जो कि जिनकी मदर्स को ड्यूरिंग आफ्टर बर्थ मिल्क सही से नहीं आता, तो अगर इस काऊ का मिल्क पिया जाए तो उनको हेल्दी मिल्क मिल सकता है। तो ऐसी काउस डेवलप करी गई हैं जिनके जीन्स में ऐसी जीन होंगी जो अच्छा मिल्क बनाएंगी। मे बी डिफाइंड एज एनिमल्स दैट हैव देयर डीएनए मैनिपुलेटेड। इनमें कुछ जीन ऑफ इंटरेस्ट डाली गई हैं, जैसे अल्फा लैक्टल्ब्यूमिन का मैं आपको बता रही थी। अल्फा लैक्टल्ब्यूमिन इसके अंदर जीन डली हुई होती है जो कि ह्यूमन प्रोटीन की जीन है। एंड इसमें नेक्स्ट में फिशेस, ऐसी फिशेस जो एंटी फ्रीज प्रोटीन्स, मतलब जो हाई पोलर एरियाज में जो बर्फ वाले अंडरग्राउंड पानी के सब्सटेंस होते हैं, जो बर्फ से पानी बनता है, वहां पर भी जिंदा रह सके, क्योंकि वहां के भी भालुओं को, वहां के भी जानवरों को मछलियां चाहिए होती हैं जिंदा रहने के लिए। तो ऐसी फिशेस को डेवलप करवाना जो कि एंटी फ्रीज प्रोटीन वाली हैं, या फिर उनसे कुछ ऐसे जीन्स ले ली जो ऑलरेडी पोलर एरियाज की हैं और उनको प्लांट्स में डाल दिया, ताकि प्लांट इतनी ठंड में भी जिंदा रहें। ऐसे प्लांट्स भी बनाए गए हैं, ऐसे एनिमल्स भी बनाए गए हैं। ऐसी फाउल्स बनाए गए हैं जिनके ऊपर कोई भी हेयर नहीं होता, क्योंकि अगर उनके ऊपर कोई हेयर नहीं होता तो हमें हेयर निकालने की प्रोसेस क्या करनी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर मीट के लिए बनाना है ऐसे बर्ड्स को, तो बर्ड्स ऐसी भी डेवलप करी गई हैं विदाउट हेयर्स। मीट वाले एनिमल्स ऐसे बनाए गए हैं जिनके हेयर्स क्या हो, बहुत कम हो। ऐसे पिग्स भी बनाए गए हैं जिनके हेयर्स बिल्कुल लेस है, जिनको मीट के लिए ही ग्रो करवाया जाता है। रीजन टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक एनिमल्स, कुछ ऐसे रैट्स हैं जिन रैट्स में दवाइयों को टेस्ट करके देखा जाता है क्या उस बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए। रीजंस टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक एनिमल्स नॉर्मल टू फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। हम ट्रांसजेनिक एनिमल इसीलिए भी बनाते हैं ताकि नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट पढ़ सकें। ट्रांसजेनिक एनिमल को डिजाइन इसलिए किया जा सकता है ताकि डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम किसी भी जीन के पढ़ सकें कि उस जीन का काम क्या है, कैसे वो जीन रेगुलेट होती है, कैसे उसका काम अफेक्ट नॉर्मल फंक्शन करती है, वो बॉडी में डेवलपमेंट में उसका क्या रोल है। ऐसे जीन्स का एक्शन देखने के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए जा सकते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग स्टडी करने के लिए। यहाँ पर एक जीन का नाम दिया हुआ है स्टडी ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, आईजीएफ। तो ऐसी जीन जो आईजीएफ बनाती हैं या आईजीएफ की जीन है, उसको स्टडी करने के लिए हमने इस जीन का क्या कर दिया, इस जीन को हमने नॉकआउट कर दिया। नॉकआउट मतलब इसको हमने खराब कर दिया। अब ऐसा माइस जिसके अंदर आईजीएफ नहीं है, उसको देखा कि वो कैसे बिहेव करता है, उसके अंदर क्या चेंज आया है इस जीन के खराब होने से। तो अगर हम ऐसे जीन का कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें हम किसी जीन को खत्म करते हैं, अल्टर करते हैं उसका फंक्शन, तो उसका बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, उसका इफेक्ट देखना इज ऑल्सो टू वे टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी की बॉडी वर्क कैसे करती है।
कैसे ट्रीट, मतलब उसका क्या रोल है बॉडी में. ऑल्सो इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड बायोलॉजिकल फैक्टर. बायोलॉजिकल फैक्टर के या बायोलॉजिकल रोल उस जीन के बारे में भी इससे इंफॉर्मेशन हमें मिलती है. तो विद दिस आई एम गोइंग टू फिनिश दिस सेशन हेयर. आज हमने पढ़ा कि किस तरीके से ट्रांसजेनिक एनिमल्स, यानी ऐसे एनिमल जिनमें जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है और जो हमें हेल्पफुल प्रोटीन्स दे सकती हैं, या जिनमें ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो किसी ना किसी तरह से ह्यूमन के काम आ रहे हैं, उनको डेवलप किया गया है थ्रू बायोटेक्नोलॉजी. किस तरीके से अर्ली डायग्नोसिस में थ्रू एलाइजा and which is working on antigen antibody interaction, we can find the pathogen, we can find the foreign organism responsible for disease in early diagnosis. How the PCR is done so as to detect the target DNA of the organism, pathogen organism, by the help of radioactive probes. And also we have studied and we have read about the that how we can clone the mutated gene in large number and then hybridize that gene with the radioactive probes, and we can detect the genetic disorders even related to cancer. कैंसर पेशेंट को हम जल्दी से समझ सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं, कैंसर थेरेपी उनकी जल्दी शुरू करा सकते हैं. HIV की रिपोर्ट्स हम बहुत जल्दी दे सकते हैं थ्रू मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस. PCR से हम बहुत सारे पैथोजन का न्यूक्लिक एसिड बढ़ाकर उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं. ये ऐसे किट्स डेवलप कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक किट्स, जिनसे जैसे कोरोना में डेवलप हुए, जिनसे जल्दी पता चल जाए कि बीमारी में पॉजिटिव आया है कि नेगेटिव आया है. अर्ली डायग्नोसिस इज पॉसिबल बिकॉज इन्हीं से वजह से हम बीमारियों को जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं, थेरेपीज ला सकते हैं पेशेंट के लिए और उसका सही इलाज हो सकता है. कल का हमारा जीन थेरेपी का था, वो हमने समझ लिया था. इवन हमने ये भी देखा था कि मेडिसिन में रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन कैसे बनता है. तो ये कुछ ऐसे फील्ड थे. तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस एंड जीन थेरेपी and genetic engineering, these three are the we can say use of or application of biotechnology in the field of medicines. I hope this lesson is understood by you and you will read it by NCERT as well. With this, with the best wishes, I am going to now end the class here.